पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है मनोज तिवारी, 35 साल के टीएमसी का युवा चेहरा, जिनको इस विधानसभा से टीएमसी ने मैदान में उतारा है ताकि जमकर चौके छट्टे ये लगा सके और यहां के मतदाताओं को टीएमसी के पक्ष में कर सके। ये बड़ी सी होर्डिंग आप देख रहे हैं अपने स्टाइल में, मनोज तिवारी इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है बुलेट रिपोर्टर में आपका, और बताइए कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार अच्छा चल रहा है, लोगों के चेहरे पे खुशियां देख सकता हूं, पहुंचा सकता हूं। घर घर जाके मैं उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं और जब जो कुछ भी रिस्पांस में आ रहा है बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अभी तक भगवान का दया है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो सब कुछ भगवान का दया से, लोगों के प्यार से, उनके आशीर्वाद से अभी तक सही चल रहा है। भगवान की दया और लोगों का आशीर्वाद दोनों ही चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो मनोज तिवारी से हम पूछेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने बुलेट के पास, मनोज तिवारी को हम बिठाएंगे पीछे और बहुत सारे तीखे सवाल उनसे करेंगे जो यहाँ की यानी कि शिवपुर विधानसभा के लोग उनसे जानना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ के विधायक बनते हैं तो फिर वो अपने इलाके के लिए क्या कामकाज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफर की शुरुआत। अच्छा ये बताइए, इलाके के लोगों के बीच जाकर आप क्या गिना रहे हैं कि अगर विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे इलाके के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने जानकारी हासिल की है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में वो हमारे जो पहले के एमएलए जो थे उनके प्रति बहुत नाराजगी है, गुस्से में है लोग, क्योंकि जब भी डोर टू डोर कैंपेनिंग किया मैंने, सभी लोग यही कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए आप, लेकिन पिछले विधायक के जैसे नहीं बनेंगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया था जिनकी वजह से आप लोगों को इतना उनके प्रति नाराजगी है और गुस्सा है। तो वो कह रहे थे कि सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगाते थे सर्टिफिकेट साइन कराने के लिए, अटेस्टेड करवाने के लिए और बहुत सारी अलग अलग इश्यूज पे बात करने के लिए, लेकिन वो एमएलए जो थे वो सिर्फ 50 जन से ज़्यादा लोगों को नहीं देखते थे और सिर्फ यही नहीं, बेइज्जत करके उनको भगा दिया जाता था और डिसरिस्पेक्ट करते थे हमेशा। और हमारे कर्मी भी जो हैं, तृणमूल के कर्मी जो सैनिक हम लोगों के हैं, उन लोगों के साथ भी दुरुपयोग करके बेइज्जत करके भगा देते। तो मतलब उन्होंने अपमान किया है, आपसे सम्मान की उम्मीद यहाँ की जनता कर रही है। लेकिन एक और सवाल सबके ज़हन में है, मनोज आप इतने यंग हैं, 35 साल की आपकी छोटी सी उम्र है, क्रिकेट को छोड़कर राजनीति की पिच पर आपको क्यों आना पड़ा? देखिए, मैं हमेशा से क्रिकेट जब खेलता भी था तो ऑब्वियस सी बात थी, मैं हमेशा ऐसा चाहता था कि मैं समाज सेवा करूं और मैं करता भी था जितना भी हो सके। चैरिटेबल ट्रस्ट में और चैरिटेबल फाउंडेशन, एनजीओज में मैं अपने कैपेसिटी में सब समय मैं योगदान दिया हूं। तो मैं हमेशा एक बड़ा मंच चाहता था जहां पे मैं और ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकूं, और दीदी ने ये मौका मुझे दिया है। और इसके अलावा सबसे मेन कारण ये है कि आज के दिन पे अग्निकन्या के अगेंस्ट में अगर आप देखें, पूरा देश एकजुट हो गया है। पूरा देश इन द सेंस पूरे बीजेपी के जितने सारे नेता हैं, और मैं एक महिला के साथ में मैं खड़ा हमेशा रहना चाहता हूं, और वो महिला हमारी इंस्पिरेशन है, बंगाल की अग्निकन्या है, बंगाल की लड़ाई की अनुप्रेरणा। मतलब ममता बनर्जी को देखकर आप चुनावी मैदान में आए? हाँ, उनकी जो कठिनाइयां है, उन्होंने जो पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट की है अपने काम के द्वारा, अगर आप देखें, जिसको हम लोग बंगाली में उन्नयन कहते हैं, और आने वाले 5 साल में जो मैनिफेस्टो किया गया है, तो ये सब देख के और किस तरह एक महिला को हराने के लिए इतने सारे बीजेपी नेता टूट पड़े हैं, तो उनको मेरी ज़रूरत थी इस बार। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मैं एक बंगाली हूँ, हालांकि मेरा टाइटल तिवारी हो सकता है, लेकिन मेरा जन्मभूमि और कर्म भूमि यही है और मैं मरूंगा भी इसी मट्टी में। तो आई एम द सन ऑफ द सॉइल, और ये पश्चिम बंगाल सन ऑफ द सॉइल को ही चीफ मिनिस्टर के रूप में देख सकता है, और वो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री। आप तिवारी हैं, ममता दीदी भी बता रही हैं कि वो शांडिल्य ब्राह्मण हैं। हाँ। तो ये जाति बताने का चलन भी खूब चल पड़ा है। हाँ, अगर चल पड़ा है तो किसने शुरू किया, ये भी तो देखना बहुत जरूरी है ना। आप इस समय टीएमसी के एक मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि 10 सालों के शासन का हिसाब भी देना है और आपको बताना है कि मैं युवा चेहरा हूं, यहाँ का विकास करूंगा। कैसे कर पा रहे हैं ये आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर लें, ये कैमरा क्रू आपके साथ हमेशा सुबह से शाम तक लगा हुआ है। अगर आप लोगों के घर घर जाके पूछें तो ये जो 10 साल का जो हिसाब मुझसे मांग रहे हैं, ये लोग आपको हिसाब दे देंगे। और पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड वैसे भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है। सबसे पहले रूपोश्री से शुरू करके
कन्याश्री से शुरू करके, सबुज साथी से शुरू करके, स्वास्थ्य साथी से शुरू करके क्या क्या नहीं किए हैं। मतलब हेल्थ, एजुकेशन, आप सब देख लीजिए, सब कवर अप हुआ है इसमें। और इसमें 10 साल का हिसाब मांग रहे, ठीक है, लेकिन ये भी मतलब भूल जाने से नहीं चलेगा कि पिछले 1.5 साल कोई काम नहीं हुआ है कोविड-19 के वजह से। तो आप अगर 8.5 ही साल देख सकते हैं, तो हिसाब लोग जानते हैं दीदी ने क्या काम किया है के और बगल आने में वाले 5 मंदिर, साल में क्या माता दुर्गा का ये मंदिर ऐसा लग रहा है, भगवान शिव, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर की सियासत भी खूब चली। दीदी को चंडी पाठ करना पड़ा शुरू के 2 चरणों में। तीसरे चरण में उनको मुसलमानों से अपील करनी पड़ी कि मुस्लिम अपना वोट बांटे नहीं। अब आप चौथे चरण में हैं, तो दीदी के सामने चौथे चरण को लेकर भी चुनौती होगी कि वो क्या करें। देखिए, ये मंदिर उद्घाटन करने के लिए दीदी आई थी यहाँ पे, तो देखिए जो जैसा करता है उनको उसी तरह से रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बीजेपी अगर भगवान राम आसमान में अपने जगह आराम कर रहे हैं, वहां से उनको उतार के राजनीति के मैदान में उतार के अगर बीजेपी मतलब गलत राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, तो अगर दीदी उसके अलावा मतलब उसके विरोध में अगर बोले तो दीदी का बात ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और बीजेपी के वक्ता और जो नेता लोग हैं वो लोग करते हैं तो उतना बोला नहीं जाता है। तो ये बात दीदी कहने पर दीदी प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो टीएमसी के नेताओं को ये पसंद नहीं आ रहा है। अब ममता बनर्जी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को गद्दार बता रही हैं। ये कौन सा शब्द है चुनावों में? मतलब अब वो तो देखिए, अब आप ही मुझे बताइए, आप भी तो इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप बताइए, प्रधानमंत्री का जो चेयर है उसको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करते हैं, मेरे अलावा सभी लोग करते हैं हमारे देश में। लेकिन उस चेयर में बैठने से पहले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए, उस 50 दिन में ब्लैक मनी लेके आएंगे हमारे देश में। आज तक किसी को पता नहीं चला। वो ब्लैक मनी आने के बाद 15 लाख रुपए करके बंटवारे होंगे, हिस्से होंगे, तो 15 लाख करके आएंगे, 15 लाख हमारे अकाउंट्स में चले आएंगे। ये तो झूठ बोल के जो वादा किया वो वादा तो निभाया नहीं आज तक। इसका हिसाब कौन देगा? इसके अलावा नौकरी की बात की थी उन्होंने, 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसके अलावा मैं किस लिए राजनीति के मैदान में उतरा हूँ? एक तो दीदी तो है कारण, इसके लिए मैं हमेशा से समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं क्यों बीजेपी के नेताओं को मतलब कोई नेता नहीं मानता, इसलिए क्योंकि गलत बोल के लोगों को ठकाना, धोखा देना ये सही बात नहीं है। अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा इलाका है जहां पर हम घूम रहे हैं इस वक्त, ये पूरा शिवपुर विधानसभा में आता है। मनोज, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप बिल्कुल सधे हुए राजनेता की तरह अपनी बातें कह रहे हैं, क्रिकेटर अंदर बचा हुआ है या पूरी तौर पर मनोज तिवारी राजनेता बन गए हैं? नहीं, क्रिकेट तो बहुत बचा हुआ है, लेकिन अभी के समय पे जब दीदी ने मुझे बुलाया है चुनाव में, और मैं दीदी का होके लड़ना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं बंगाल के लिए और भारत के लिए लड़ा हूँ अपने देश के लिए क्रिकेट के मैदान में, उसी तरह मैं राजनीति के मैदान में अपने काम से मैं अपना बल्ला चलाना चाहता हूँ। और मजे हुए आपको इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि देखिए, खेल के अंदर भी राजनीति बहुत होती है। अलग से प्रैक्टिस तो नहीं ली है भाषण देने की? नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी। अनुभव मुझे खेल के मैदान से भी बहुत मिला है राजनीति का। मतलब आपको पता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स कभी कभी होता है क्रिकेट के अंदर। तो आप कह सकते हैं ये अनुभव है जो सालों साल खेलने के मतलब वजह से मिला हुआ है। और राजनीति में मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो खेल के दौरान भी मैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में रुचि रखा हूँ, जिसमें से एक राजनीति भी है। एक डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री होने का मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व तो बनता है कि हमारे देश में और हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक और सवाल महत्वपूर्ण है, देखिए ये बात सच है, वनडे की बात हो या दूसरे अन्य फॉर्मेट की बात हो, मनोज तिवारी ने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाया, और ऐसा करने वाले वो पश्चिम बंगाल के दूसरे खिलाड़ी हैं। ये शानदार जो आपकी परफॉर्मेंस रही रणजी में, उसके बाद तो लोग कहेंगे ही कि राजनीति में आके तो पूरी तरह से आपको समर्पित होना पड़ेगा, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बाकी चीजें कैसे होंगी, ये सवाल तो रहेंगे ही लोगों के। ये सवाल तो लोगों के मन में हमेशा रहेंगी, उनको कभी मतलब कम नहीं किया जा सकता है।
लेकिन मैं राजनीति के मैदान में आपको मैंने कहा कि मैं किस लिए आया हूँ। एक तो दीदी का बुलावा था और मैं बचपन से हमेशा से यही सोचा था कि हमारा जीवन एक ही जीवन है। कोई है आपकी फैमिली में पॉलिटिक्स में या आप पहले नहीं, कोई नहीं है पॉलिटिक्स में, कोई नहीं है। और मैं हमेशा से यही मानता था और मतलब करना चाहता था कि एक जीवन है, इसमें बहुत सारा काम करना है। खेल एक माध्यम था, खेल हमेशा अपनी जगह है। राजनीति में मैं ये मकाम यूटिलाइज करके लोगों को जो परेशानियां हैं, जेन्युइनली जो काम करना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था। और बार बार मैं ऐसा इंसान हूँ जो बातों से नहीं अपने कामों से जाना चाहूँगा। और आने वाले समय में आप ये रिकॉर्डिंग हमारे दर्शकों को दोबारा दिखाइएगा कि ये लड़का आज जो बोला आपके बाइक में बैठ के, बुलेट में बैठ के, क्या ये सही बोल रहा था या फेक रहा था बाकी बीजेपी के नेताओं की तरह। बिल्कुल, ये तो जनता आपसे सवाल जवाब करेगी। ये जो आपने कहा ना कि जो बोला है वो सच है या फिर ऐसे हवाई दावे हैं। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट का जो पिच है, क्रिकेट का जो मैदान है, बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है या राजनीति की पिच ज्यादा कठिन है? देखिए, दोनों अपने अपनी जगह बहुत कठिन है। खेल के मैदान में आपको पता ही है, मैं करीब 21 साल हो गया है मुझे और नॉन स्टॉप बंगाल के लिए सीनियर टीम में 18 साल हो गया है और भारत के लिए भी शतक किया है, मैन ऑफ द मैच भी बनाया है। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि शतक बनाने के बाद, मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद, भारत को जिताने के बाद 14 मैच मुझे नहीं खिलाया गया था प्लेइंग 11 में, तो उसका थोड़ा बहुत तो दुख है। लेकिन अलग अलग कठिनाइयां हैं राजनीति में। और मैंने कैप्टेंसी भी बहुत साल की है अपने टीम के लिए, तो वहाँ से जो अनुभव मिला है, वहाँ तो आपको 30 प्लेयर्स को मैनेज करना होता है, मतलब कम्युनिकेशन करना होता है। लेकिन राजनीति के मैदान में मेरे जो शिवपुर केंद्र में जितने लोग हैं, 2,30,000 के आसपास है, तो इन सभी को लेके आगे बढ़ना, मैनेज करना, कम्युनिकेट करना काम के थ्रू, ये भी थोड़ा अलग चैलेंज है। अच्छा, ये एक और सवाल क्रिकेट के साथ ही दिमाग में आया। बंगाल क्रिकेट के आप कैप्टन रह चुके हैं यहाँ पर, इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के भी आप खिलाड़ी रहे, दूसरे अन्य टीमों में भी रहे। गौतम गंभीर कैप्टन थे जिनकी कैप्टनसी में यहाँ पर 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की, आप उनके साथ थे। और अब गौतम गंभीर बीजेपी की पिच पर आकर यहाँ पर चौके छक्के जड़ रहे हैं। वो बीजेपी के समर्थन में, और वो बीजेपी के सांसद भी हैं, दिल्ली से उनसे हमने बातचीत भी की थी, तो आमना सामना हुआ। गौतम गंभीर को भी पटखनी देनी होगी आपको यहाँ पर कोलकाता में। तो आप कह रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोलकाता के ही 2 खिलाड़ियों की थी, बंगाल के खिलाड़ियों की थी, बाहरी वालों ने कमाल। यहाँ पे भी आप बाहरी और अंदरूनी लड़ाई लेकर आ गए। नहीं, मैं अंदरूनी और बाहरी नहीं किया, ये आप ही मेरे जुबान पे आपके शब्द डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि 2 बंगाली भाई मैच जिताए थे। अगर जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो कप्तान रहे हैं, यहाँ आके चौका छक्का मार रहे हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं अभी तक चौका छक्का राजनीति मंच से मार रहे हैं कि नहीं। गंदगी ये सब साफ करानी होगी आपको, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। अभी चुनाव की वजह से काम जो थोड़ी स्थगित की हुई है, क्योंकि आपको पता है किस परिस्थिति में इस बार की इलेक्शन हो रही है, बहुत सारा चीज बाकी है। यही करने के लिए मैं राजनीति के मैदान में उतरा हूँ और शिवपुर को एक नया शिवपुर जब तक मैं नहीं बनाऊं, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, चलते चलते 1-2 पर्सनल सवाल। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको किन चीजों का शौक है, क्या करते हैं खाली टाइम में आप? क्योंकि यकीनन मनोज तिवारी बहुत सारे युवाओं के आदर्श भी हैं, एक क्रिकेटर के तौर पर बहुत सारे यूथ आपकी जैसा बनना चाहते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ आपकी क्या है, किस चीज का शौक रखते हैं आप? देखिए, मेरे परिवार में पापा नहीं रहे और मम्मी है, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़े भाई के 3 बेटियां हैं और मेरे भाई है, छोटा भाई है, जस्ट मैरिड हुए हैं। और मम्मी है, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है 2.5 साल का। तो ये है मेरा परिवार। और आज के बाद से मेरा परिवार, शिवपुर के जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं और जितने माताएं हैं, बहनाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और खासकर मेरी अगर हॉबी और मेरी पास टाइम की बात करें तो मैं हर तरह के खेल में रुचि रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ। गाना वाना भी गाते हैं? गाना वाना गा लेता हूँ कभी कभी। तो थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों को। लेता हूँ, 1-2 शायरी भी हो जाए और थोड़ा गाना भी हो जाए। शायरी अब मुझे याद करना पड़ेगा, मैं लिखता नहीं हूँ। गाना सुना दीजिए आप।
गाना ये भी अंदाज दिखे। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, हालांकि मेरा फेवरेट सिंगर किशोर कुमार और अरिजीत सिंह हैं। हाँ। और मतलब गाना क्या, अभी इस फटे गले में क्या गाऊं? इतना सारा प्रवचन करने के बाद गला बैठा हुआ है। अगर आप कह रही हैं तो आपके लिए मैं एक गाना, मतलब दर्शकों के लिए, दर्शक कह रहे हैं हाँ, कि गाइए। मतलब आपके रिक्वेस्ट के वजह से मैं दर्शकों को मतलब अपने फटे गले से ही सुना देता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। पहले ही माफी मांग लेता हूँ जितने अच्छा भी गाया आपने, बहुत प्रोफेशनल अच्छा गाया। सिंगर्स हैं, आप देख के गुस्सा ना करें। ये चित्रा जी की रिक्वेस्ट थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं गाया हूँ, नहीं तो मेरा साहस नहीं होता है इस गले से गाना गाने का। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। जिंदगी का सफर तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन राजनीति के सफर में आप 10 तारीख को कितने कामयाब रहते हैं और 2 तारीख को क्या नतीजा आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दावा आपका शानदार है कि शिवपुरी से आप शानदार मतों से जीतेंगे। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, एक तरफ पश्चिम बंगाल में है बड़े दादा सौरभ गांगुली, वो चुनावी मैदान में कब आएंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन छोटे दादा के नाम से जाने जाने वाले मनोज तिवारी टीएमसी की पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन शिवपुरी की जनता क्या उनको यहां से शतक लगवाएगी या फिर आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, शिवपुरी विधानसभा, हावड़ा आज तक।